नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से बाबा साहब का परिनिर्वाण हो जाता है और उनके सबको दिल्ली से मुंबई जहाज से लिया जाता है और वहां पर तमाम लाखों लोगों की भीड़ होती है। और उसके बीच जो है यशवंत राव जी, जो कि उनके एकमात्र पुत्र होते हैं बाबा साहब के, वो जो है मुखाग्नि देते हैं और तमाम जो है लोग शोकातुर रहते हैं और रोते बिलखते रहते हैं। दोस्तों, अंतिम जो संस्कार हुआ उनका इस तरह से संपन्न हो जाता है और फिर ये लौट आते हैं। सोहनलाल शास्त्री भी वापस आ जाते हैं और सोहनलाल शास्त्री जी ने वापस आकर के देखा कि माई यानी सविता अम्बेडकर ने सारी चीज़ें जो है अपने कब्जे में कर ली हैं और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बाबा साहब की बम्बई भिजवा रही हैं और इस तरह से उन्होंने उनकी संपत्ति पर पूरा अधिकार जो है जमाना शुरू कर दिया है। लेकिन यशवंत राव जो उनके पुत्र थे, उनका जो है उन्होंने बाइकाट कर दिया है और उनको वो कोई अधिकार नहीं देना चाहती हैं बाबा साहब की ज़मीन जायदाद में। तो दोस्तों, ये देख करके सोहनलाल जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ऐसा कैसे कर रही हैं माई जो है। तो वो फिर जो है उनके खिलाफ़ कुछ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं और फिर कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर मुकदमा भी होता है और उसमें अंत में वो जीत जाती हैं, लेकिन उसमें संपत्ति जो है यशवंत राव को भी मिलती है। और दोस्तों, वो शेष जीवन जो है फिर अपना मृत्यु तक जो है बाबा साहब के वहीं बिताती हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो यही है कि वहाँ से लौटने के पश्चात में सविता अम्बेडकर के ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, कैसी हुई और उनका व्यवहार फिर कैसा रहा यशवंत राव के प्रति और अन्य लोगों के प्रति। और ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। बम्बई से लौटने के पश्चात अंतिम संस्कार के बाद हम लोग 3-4 दिनों के अंदर ही दिल्ली वापस लौट आए थे। सोहनलाल शास्त्री जी कहते हैं, बाबा साहब का पुत्र यशवंत राव भी हमारे साथ ही दिल्ली आया। 26 अलीपुर रोड की कोठी में बाबा साहब के सामान में 2 कार, हज़ारों रुपयों की अमूल्य पुस्तकें तथा अन्य सामग्री भी थी। माई की यही इच्छा थी कि यह सारी संपत्ति पर उसका ही एकमात्र अधिकार रहे, किंतु कानूनी तौर पर बाबा साहब की एकमात्र संतान यशवंत राव का उस संपत्ति में रुपए में 10 आने अर्थात 2/3 हक बनता था और माई का रुपए में 5.5 आने अर्थात 1/3 पर कानूनी हक था। किंतु वह लोभ के चक्कर में पड़कर 1,00,000-1.5 लाख रुपए की दिल्ली वाली बाबा साहब की सारी संपत्ति हड़पना चाहती थी। दोस्तों, 1,00,000-1.5 लाख भी उस समय बहुत होते थे। लोगों में प्रचार करती थी कि उसके हक में बाबा साहब वसीयत कर गए हैं। ये ऐसा प्रचार करती थी कि बाबा साहब उसके हक में वसीयत कर गए हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वह उस वसीयतनामे को कोर्ट में पेश कर देगी। वास्तव में यह झूठ था। हमें पता था कि बाबा साहब ने ऐसी कोई भी वसीयत नहीं की थी। यद्यपि माई ने बाबा साहब से ऐसी वसीयत कराने के लिए काफ़ी जोर दिया था, किंतु बाबा साहब ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। बाबा साहब की कीमती चीज़ों को समेटना माई ने शुरू कर दिया था। बम्बई से अपनी जान पहचान के कुछ ऐसे व्यक्ति बुला लिए थे जो बाबा साहब की कीमती पुस्तकें और दूसरी चीज़ें उठा कर बम्बई ले जाने लगे। ऐसी हालत का पता हमें यशवंत राव और उनके विश्वास पात्र रसोइया सुदामा से मिल चुका था। हमारी हमदर्दी या सहानुभूति यशवंत राव के साथ थी। वह अत्यंत सीधे स्वभाव का व्यक्ति था, यानी उनका बेटा बाबा साहब का। बाबा साहब के सब अनुयायियों को केवल यशवंत राव से ही सहानुभूति थी, क्योंकि माई अपने बुरे बर्ताव से बाबा साहब के अनुयायियों का विश्वास खो चुकी थी। जब हम लोगों ने माई को बाबा साहब की बहुमूल्य संपत्ति ऐसे लुटती देखी और यशवंत राव को अपने हक से वंचित देखा तो सोचा कि इसकी सहायता की जाए। यशवंत राव से सेशन जज दिल्ली को कोर्ट में एक दरखास्त दिलवा दी कि मैं बाबा साहब का एकमात्र पुत्र हूँ। मेरे बाप की सारी चल अचल संपत्ति में कानूनी तौर पर मेरा 2/3 हिस्सा बनता है, लेकिन माई यानी सौतेली माता सारी संपत्ति पर कब्जा कर बैठी है और कहती है कि मैं बाबा साहब की पत्नी होने के नाते और बाबा साहब द्वारा वसीयत के नाते मैं ही सारी जायदाद की मालिक हूँ। इसलिए वह मेरा हिस्सा मुझे न देकर उनकी बहुमूल्य पुस्तकों और अन्य वस्तुओं को अपने आदमियों के जरिए धड़ाधड़ लूट रही है। कृपया इस जायदाद में से 2/3 हिस्सा मेरा है, वह मुझे दिलाया जाए। इस दरखास्त पर तीसरे दिन सुनवाई होनी थी। कपूर साहब लॉ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके थे, इसलिए बाबा साहब को जानते थे। मैंने कहा कि उनकी मौत के बारे में आम लोगों में संदेह है
कि उनकी पत्नी माई ने कुछ गड़बड़ की है। यानी लॉ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी थे कपूर साहब, उनसे कहा। कपूर जी झट बोल पड़े कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा लिया था। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब मधुमेह की बीमारी के रोगी थे। उनकी पत्नी जो डॉक्टर थी हर रोज़ उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन यानी टीका लगाती थी। बरसों से हर रोज़ यह टीका ले रहे थे। हमें कई डॉक्टरों ने बताया कि अगर इंसुलिन का डबल डोज यानी दुगना टीका लगा दिया जाए तो भी मधुमेह का रोगी मर सकता है। हमने यही समझा कि अगर डॉक्टर साहब के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो इसमें से केवल इंसुलिन ही निकला तो भी संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी इंसुलिन दाखिल हो चुकी थी। अगर हम पोस्टमार्टम कराते तो बम्बई और सारे महाराष्ट्र में उत्तेजना भी फैल सकती थी कि उन्हें माई ने जानबूझकर मार दिया। इसका नतीजा ये होता कि जैसे गांधी जी की हत्या पर महाराष्ट्र में दंगे और मारकाट हो गई थी। गांधी जी को एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पर नॉन ब्राह्मणों पर काफ़ी अत्याचार किए। अगर कहीं वहाँ के महारों और अछूतों को भी यही आभास हो गया कि बाबा साहब को उनकी ब्राह्मण पत्नी ने जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला है तो सारे महाराष्ट्र में हंगामा मच जाएगा और मारकाट शुरू हो जाएगी। इसीलिए जान करके इस भय से, इस आशंका से हमने जो है पोस्टमार्टम कराना उचित नहीं समझा। लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ज़बरदस्ती भेज दिया था बगैर पोस्टमार्टम कराए, इसमें जवाहरलाल नेहरू का हाथ है, ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए उससे क्लियर हो जाता है सोनलाल शास्त्री जी की उससे। यही सोचकर हमने डॉक्टर साहब का पोस्टमार्टम नहीं कराया। कपूर साहब ने मेरी बात सुनकर कहा कि तुम लोगों ने बहुत अक्लमंदी से ये काम लिया, ये पोस्टमार्टम न करा के। अच्छा ही किया जो डॉक्टर साहब की सब परीक्षा नहीं कराई। मुझे पूछा कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बतलाइए। मैंने उनसे यह निवेदन किया कपूर साहब से कि 26 अलीपुर रोड में उनकी कोठी में रखी उनकी किताबें और कीमती सामान माई लूट रही है और वह उनके एकमात्र पुत्र यशवंत राव को उनकी संपत्ति में से उनका जायज़ हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। झूठ मूठ कह रही है कि उसके पास डॉक्टर साहब की आखिरी वसीयत मौजूद है जिससे वह उनकी सारी संपत्ति के एकमात्र मालिक है। परंतु हमें माई की इस चालाकी और झूठ का पूरा पता था कि उसके पास डॉक्टर साहब की कोई भी वसीयत नहीं है। माई धड़ाधड़ उनका बहुमूल्य सामान लूट रही है। कृपया डॉक्टर साहब की कोठी को सरकारी तौर पर सील करा दिया जाए ताकि उनकी संपत्ति खुर्द-बुर्द होने से बच जाए और उनके पुत्र को उसका उचित हिस्सा मिल सके। कपूर साहब ने कहा कि 26 अलीपुर रोड वाली संपत्ति का कितना मूल्य होगा। मैंने कहा कि लगभग 1 लाख रुपए का सामान और किताबें ज़रूर होंगी। जज साहब बोले तो यशवंत राव को इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए 10,000 रुपये कोर्ट फीस लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि उस गरीब के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह संपत्ति का हिस्सा हासिल करने की बाबत तो इतना जल्दबाज नहीं बल्कि संपत्ति को नाजायज़ तौर पर खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए चाहता है। संपत्ति सील होने पर माई और यशवंत दोनों अपने अपने हिस्से के लिए दीवानी कोर्ट में जाएंगे। यह बात तो पीछे होगी, पहले उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जाना जरूरी है। जज साहब ने कहा शास्त्री जी अगर मैं संपत्ति को सील कर दूं तो वह किसी भी पक्ष के खिलाफ नहीं होगा। यह तो सिर्फ बाबा साहब की संपत्ति की लूट खसूट से बचाना है। संपत्ति पर सील लगने के बाद दोनों पक्ष दीवानी अदालत में अपना अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए दावा दायर कर सकते हैं और अगर उनकी पत्नी के पास सचमुच कोई वसीयत है तो उसके मुताबिक वो अदालत से सारी जायदाद पाने का फैसला ले सकती है। जज ने बताया कोठी को सील करना दोनों पक्षों के साथ बेइंसाफ़ी या अन्याय नहीं होगा। जज बोले चलो मैं कल देख लूँगा। मैंने उठते उठते उनका धन्यवाद किया और उनसे प्रार्थना की कि कोठी को सील करने के लिए किसी वकील या कमीशन को न कहा जाए। आपका सुपरिटेंडेंट यह काम स्वयं अपने हाथ से जाकर करे क्योंकि हमें डर है कि कोई वकील उनकी बहुमूल्य किताबों को उड़ा न ले जाए। जज साहब ने दूसरे दिन ऐसा ही फैसला दिया और जब उनका सुपरिटेंडेंट कोठी को सील करने के लिए कोठी पर गया तो माई हैरान रह गई कि अकस्मात ये क्या हो रहा है। सुना जाता है कि उसने महाराष्ट्रियन महानुभाव पाटस्कर तथा गाडगिल जो लॉ मिनिस्टर में
लॉ मिनिस्ट्री में उपमंत्री था, को कई अन्य ब्राह्मण अफसरों और मंत्रियों से कपूर साहब पर जोर डलवाया कि कोठरी के उन कमरों को जहां बाबा साहब की संपत्ति है सीलन कराया जाए। परंतु कपूर साहब ने सबको साफ उत्तर दे दिया कि उन्होंने जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई की है वह सोच समझ कर की है और अब उसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं की जा सकती। वही कपूर साहब आगे जाकर हाई कोर्ट के जज और चीफ जज भी रहे हैं। उन दिनों यशवंतराव मेरे घर पर ही रात को सोता और ठहरता था। हमने अपने परम पूज्य नेता के पुत्र होने के नाते उस तथा इंसाफ का गला न घुटे, इस विचार से ही यह काम किया था। हम नहीं चाहते थे कि माई झूठ फरेब से यशवंतराव जैसे अत्यंत सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति को उसके बाप की संपत्ति से वंचित कर सके। माई ने शादी के बाद माई ने यशवंतराव को दूध की मक्खी की भांति बाबा साहब से परे फिकवा दिया था। हम यह कठोरता का व्यवहार बरसों से देखते चले आ रहे थे, इसलिए अब उसकी ईमानदारी से हर प्रकार की सहायता करना हमारा कर्तव्य था। बाबा साहब की कोठी वाली संपत्ति को सरकारी सील कराने के पश्चात हमने अपने लोगों को इस बढ़ते हुए संदेह और बेचैनी को कि बाबा साहब की मृत्यु में माई का कुछ न कुछ हाथ जरूर है, दूर करने के लिए उपाय सोचा कि इस संदेह निवारण के लिए भारत सरकार तक आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को संदेह था कि माई ने जो है बाबा साहब को कुछ दिया है और उनकी मृत्यु में माई का हाथ है, इसलिए कुछ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए, ऐसा सोचा। इस काम के लिए भी मेरी जिम्मेदारी लगाई गई। संभव है लोगों ने मुझे इस काम के लिए योग्य समझा हो। अब राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मेरी मुलाकात। मैं अपने साथ यशवंतराव को लेकर बाबू राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे से मिला और उनसे कहा कि मेरे साथ ही यशवंतराव बाबा साहब अम्बेडकर का पुत्र है। इन्हें दूसरे कई लोगों को संदेह है कि डॉक्टर साहब के अकाल मृत्यु में माई का हाथ है, इसलिए उनकी तफ्तीश इंक्वायरी कराई जाए। माई डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर साहब को इंसुलिन का टीका हर रोज़ लगाया करती थी। लोगों की धारणा है कि टीका लगाने में कोई गड़बड़ की गई है। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो बाबा साहब का बहुत आदर करते थे, राष्ट्रपति थे। जिन दिनों भारत का संविधान पारित किया जा रहा था, डॉक्टर साहब विधि मंत्री और संविधान पारित कराने की जिम्मेदारी लिए हुए थे। तब संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू ही थे। राजेंद्र बाबू अच्छे प्रसिद्ध वकील भी रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरी पत्नी मुझे खाने में जहर मिला कर दे तो कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे तो भगवान ही सजा देगा। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी डॉक्टर है, हो सकता है उसने टीका बुरी नीयत से ही लगाया हो या उसे टीका गलत लग गया हो। इसका फैसला सरकारी तफ्तीश नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है? कैसे दिया, किस इरादे से दिया, कम दिया, बढ़ती दिया कि नहीं दिया, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी क्या तफ्तीश हो सकती है? और जब पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ईश्वर ही इसका न्याय करेगा। फिर भी अगर आप लोगों का आग्रह है कि तफ्तीश करना ज़रूरी है, तो मैं गृह मंत्रालय को कह देता हूं कि पुलिस द्वारा हालात के मुताबिक गवाहियां लेकर लोगों की तसल्ली के लिए तफ्तीश कराई जाए। लेकिन याद रखिए, यह गवाहियां परिस्थितियों पर आधारित हैं, ये कोई ठोस सबूत नहीं मानी जाएंगी, इनसे कोई खास प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ऐसा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा इनसे, लेखक से। दोस्तों, इसी पुस्तक से ही पढ़ रहा हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्या होता है कि जब आदेश कर दिए गए, गृह मंत्री जो है पंडित गोविंद बल पंत से थे, उनसे मुलाकात होती है। आगे क्या होता है कि हमें पता चला कि माई कोशिश कर रही है कि उसे बाबा साहब की मृत्यु से खाली हुई राज्यसभा की सीट मिल जाए। बाबा साहब की जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उसको पाने की इच्छा जो है माई सविता अम्बेडकर की थी। उसने बम्बई और दिल्ली के कांग्रेसी हलकों में इस काम के लिए भागदौड़ भी आरंभ कर दी थी। चूँकि कांग्रेसी नेता भी बाबा साहब के बड़प्पन को मानते थे, इसलिए कांग्रेस हाईकमान बाबा साहब का राज्यसभा में खाली स्थान माई को देने के लिए तैयार हो गई। हम अच्छी प्रकार जानते थे कि अगर माई को संसद में राज्यसभा की मेंबरी मिल गई तो यह यशवंतराव को उसके बाप की जायदाद से एक पैसा भी नहीं लेने देगी। यह राज्यसभा का मेंबर बन जाने पर अपने खैरख्वाह और सहायक हिंदुओं का प्रभाव इस्तेमाल करके गरीब और सीधे साधे यशवंतराव को खूब तंग करेगी। दूसरी बात यह थी कि हमारे लोगों की दृष्टि में माई की कोई इज्जत नहीं रही थी और इसमें संदेह भी नहीं था कि माई की गड़बड़ के कारण ही उनके नेता की मृत्यु हुई है। इसलिए इस औरत का पार्लियामेंट में मेंबर बनना
किसी को भी पसंद नहीं था। मैं यशवंतराव को साथ लेकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी से मिला। मैंने पंत जी से कहा कि वह यशवंतराव आपके परम मित्र डॉक्टर साहब के एकमात्र पुत्र हैं। यह अपना बाप की जायदाद की 2/3 संपत्ति के हकदार हैं, किंतु इनकी सौतेली माई सारी संपत्ति को हड़पना चाहती है। मैंने पंत जी से कहा कि हमारे लोगों में यह आम अफवाह है कि बाबा साहब ने जब से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, सवर्ण हिंदू हृदय से उनके बैरी बन चुके हैं। सवर्ण हिंदुओं को भय हो गया है कि करोड़ों अछूतों और शूद्रों को हिंदू धर्म त्यागने के लिए एक रास्ता बता गए हैं। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर साहब को समाप्त कर दिया जाए, ताकि वह करोड़ों व्यक्तियों को ब्राह्मणी धर्म के जेल खाने से रिहाई दिलवा सकें। आम लोगों की राय है कि उनकी मृत्यु एक षड्यंत्र है, जिसमें उनकी ब्राह्मण पत्नी ने मुख्य पार्ट अदा किया है। इसका इनाम गृह मंत्री पंडित पंत अब उसे राज्यसभा की मेंबरी के रूप में दे रहे हैं। पंत जी यह सुनकर चौंक पड़े और मुझसे पूछने लगे कि वास्तव में ऐसी चर्चा लोगों में है? मैंने हाँ में उत्तर दिया। गृह मंत्री पंडित पंत ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि बम्बई कांग्रेस के प्रधान को फ़ोन करो कि डॉक्टर अंबेडकर की विधवा का नाम राज्यसभा की मेंबरी के लिए बिल्कुल स्वीकार न किया जाए। ऐसा करने से हम बदनाम हो जाएंगे। चुनाचे श्री खाडेलेकर ने, जो जन्म से महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं और बाबा साहब की मृत्यु के समय बम्बई प्रांत कमेटी के प्रधान थे, माई का नाम राज्यसभा की उम्मीदवारी से खारिज कर दिया। ऐसा करने पर जहां उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को बदनामी का धब्बा लगने से बचा लिया, वहां इस कुपात्र माई को राज्यसभा की सदस्यता से वंचित करके यशवंतराव के हिस्से की जायदाद को भी हड़पने से बचा लिया। माई को सिद्धार्थ कॉलेज और पीपल एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया। 26 अलीपुर रोड दिल्ली वाली कोठी पर रखे गए लाखों रुपए के सामान और किताबों को लूट से बचाने के लिए कोठी के सब कमरे सील बंद करा दिए गए और इसे राज्यसभा का मेंबर नहीं बनने दिया। बाबा साहब की शादी से लेकर उनकी मृत्यु तक अपने निजी अनुभव के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इस महिला के दिल में न तो अपने पति के लिए और न ही अछूत जनता के लिए सच्ची श्रद्धा थी। इसे शादी से पहले और न ही शादी के दौरान बाबा साहब की अनुयायी जनता से कोई सहानुभूति ही थी। बाबा साहब की संपत्ति और उनके प्रभुत्व का वह काफ़ी लाभ उठा चुकी थी, अतः भविष्य में हमारी जनता उसे अपनाने के लिए बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी। गृह मंत्री पंडित पंत ने दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया कि माई के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु में जो लोगों में संदेह और असंतोष है, उसे दूर करने के लिए मुनासिब कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस के DIG श्री सक्सेना को इस काम के लिए नियुक्त किया गया। हमारे लोगों ने, खासकर महाराष्ट्र के लोगों ने, जिनमें अधिकतर उस समय पार्लियामेंट के मेंबर थे, बड़े लंबे लंबे लिखित बयान उस पुलिस अफसर को दिए। मुझे भी श्री सक्सेना ने बुलाया और पूछा क्या आप लिखकर बयान देंगे। मैंने कहा कि अपना स्टेनोग्राफर बुला लें और बयान रिकॉर्ड कर लें। नंबर 1, सक्सेना ने मुझसे 4-5 बातें पूछी जो इस प्रकार थीं। क्या डॉक्टर साहब मधुमेह यानी डायबिटीज़ के पुराने रोगी थे? मैंने इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया। नंबर 2, क्या डॉक्टर साहब हर रोज़ इंसुलिन का टीका लेते थे और पिछले कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे थे? मैंने उनके इस प्रश्न का भी उत्तर हाँ में दिया। तीसरा प्रश्न, क्या डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य मृत्यु से पहले प्रतिदिन गिरता जा रहा था? मैंने उत्तर दिया कि वह कमज़ोर तो हो रहे थे, किंतु इतने कमज़ोर नहीं दिखते थे कि वह कुछ वर्ष और न जी सकें। वह शारीरिक तौर पर दुर्बल अवश्य हो रहे थे। बीमारी और वृद्धावस्था में ऐसा आम तौर पर होता ही है, लेकिन यह संभावना नहीं की जा सकती थी कि वह इतनी जल्दी मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, पुलिस अफसर ने मुझसे पूछा कि उनकी पत्नी यानी माई का उनके प्रति कैसा, बाबा साहब के प्रति कैसा व्यवहार था। मैंने उत्तर दिया कि मृत्यु से कुछ समय पहले से ही माई का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। वह यद्यपि किसी से इसकी शिकायत तो नहीं करते थे, किंतु मानसिक तौर पर वह अशांत और दुखी प्रतीत होते थे। प्रश्न नंबर 5, क्या उनकी डॉक्टर पत्नी बाबा साहब को रोज़ टीका लगाती थी? मैंने इस प्रश्न का भी उत्तर हाँ में दिया। प्रश्न नंबर 6, क्या तुम्हें व्यक्तिगत संदेह है कि डॉक्टर साहब की मौत टीके से ही हुई है? मैंने उत्तर दिया कि बाबा साहब मृत्यु वाली रात को 11:30 बजे तक लिखने पढ़ने का काम पूर्ववत करते रहे हैं।
दोस्तों ये ध्यान देने की बात है। जब छठा सवाल पूछा गया सोनलाल शास्त्री जी से तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखें दोस्तों। तो उसने पूछा, क्या तुम्हें व्यक्तिगत संदेह है कि डॉक्टर साहब की मौत टीके से ही हुई है? मैंने उत्तर दिया कि बाबा साहब मृत्यु वाली रात को 11:30 बजे तक लिखने पढ़ने का, पुस्तकें पूरी कर रहे थे, प्रस्तावना भी लिखी थी बुद्ध एंड धर्मा उसकी, तो पढ़ने का काम पूर्ववत करते रहे हैं। 11 बजे तक कुछ जैन मुनि उनसे विचार विनिमय करते रहे 11 बजे तक, और उन्हें एक जैन समारोह में पधारने के लिए निमंत्रण भी दे गए 11:30 बजे, और डॉक्टर साहब ने उनका निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया था। रात के 12 बजे सोते समय ही उन्हें माई ने प्रतिदिन की तरह टीका लगाया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 12 बजे टीका लगाती थी तो उस दिन भी लगाया। रात के 11:30 बजे तक जैन मुनियों से बात की, उनसे विदाई ली, और फिर जो है माई ने टीका लगाया और 12 बजे के बाद और उनकी मृत्यु हो गई। यह मालूम नहीं हो सका कि मृत्यु टीका लगाने के बाद फ़ौरन हो गई या कुछ घंटों के बाद हुई, इतना हमें नहीं मालूम है, क्योंकि 12 बजे रात के बाद उनकी कोठी में माई और सुदामा यानी रसोइया के सिवाय तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। सुदामा रसोइया था और माई थी बस। नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, क्या आपको विश्वास है कि डॉक्टर साहब की मौत जानबूझकर और इरादे से उनकी पत्नी ने की है या स्वाभाविक तौर पर हुई है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि टीका गलत ढंग से लगाने या दवाई का अधिक परिणाम टीके में देने से भी मौत हो सकती है, ऐसा चिकित्सा विशेषज्ञों का मत है। मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास जो जानकारी है मैंने आपको दे दी है, इसका निष्कर्ष निकालना आपका काम है। बातचीत समाप्त करने के पश्चात पुलिस अफसर ने मुझे कहा कि अब इधर उधर की गवाहियों और लंबे चौड़े बयान देने की बजाय आप लोगों ने सब परीक्षा यानी पोस्टमार्टम करा लिया होता तो सब संदेह दूर हो सकते थे। तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने इस बारे में जो कुछ श्री सीबी कपूर सेशन जज से कहा था, जिसका पिछले पृष्ठों में वर्णन किया, सक्सेना जी को भी वही कह सुनाया। सक्सेना ने कहा कि सांप निकल चुका है, अब लकीर पीटने से कुछ भी लाभ नहीं है। बिल्कुल सही है। अब क्या पता चल रहा है कि क्या हुआ था। डॉक्टर साहब की पत्नी ने डॉक्टर साहब से शादी उनके प्रभुत्व और धन से लाभ उठाने के लिए ही की थी, उसमें कुछ भी संदेह नहीं, किंतु डॉक्टर साहब की मृत्यु में उसका हाथ है, अब यह साबित करना बिल्कुल असंभव है। पुलिस ऑफिसर ने ये कहा था दोस्तों, और बिल्कुल उसमें कोई पक्का सबूत तो था नहीं। अगर पोस्टमार्टम होता तो भी शायद क्या निकलता, इंसुलिन ही निकलता, और इंसुलिन तो वो रोज़ उनको दिया जाता था। अब ये उसमें कोई नाप तोल तो हो नहीं सकती थी पोस्टमार्टम में कि आज ये ज़्यादा दे दिया गया है और दिन इतना देती थी। तो लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह से क्लियर होती हैं दोस्तों। और आगे क्या होता है कि ये सुनने आप जो है नानक चंद रत्तू भी थे। एक नानक चंद रत्तू के साथ क्या प्रसंग रहा इनका कि यशवंत राव का संपत्ति के हिस्से के बारे में मुकदमा दिल्ली तथा बम्बई में चल रहा था। माई ने लोगों में और अदालतों में यह प्रचार कर रखा था कि डॉक्टर साहब ने अपनी सारी संपत्ति वसीयत द्वारा माई को देने के लिए दे रखा है। हालांकि मैं अच्छी प्रकार जानता था कि यह बात बिल्कुल झूठी है। नानक चंद रत्तू का संबंध बाबा साहब के जीवन काल में, विशेषकर उनके मंत्री पद त्यागने के पश्चात 26 अलीपुर रोड कोठी में रहते हुए काफ़ी घनिष्ठ हो चुका था। नानक चंद रत्तू, उनकी मृत्यु के पश्चात भी, बाबा साहब की मृत्यु के पश्चात भी रत्तू का उनकी कोठी पर आना जाना बदस्तूर था। ये टाइप भी करते थे। कोठी के कमरे सील होने पर वह भी माई के पास आते जाते थे, जबकि हमने कोठी पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। इनकी बात मानकर रत्तू ने भेजा, माई ने भेजा रत्तू को लिवा करके ले आइए। रत्तू आता है, रत्तू जी को भेजा कि सोनलाल शास्त्री को बुला के लाइए। तो वो आते हैं, रत्तू जी क्या कहते हैं रत्तू जी आते हैं और रत्तू कहते हैं कि आपको मैंने बुलाया है। तो मैं उनकी बात मानकर रत्तू के साथ एक टैक्सी में बैठकर शाम के समय 7 बजे कोठी पर पहुंचा। माई के साथ उनकी बहन और 1-2 और व्यक्ति भी वहाँ बैठे थे। सर्दी का मौसम था, रात का समय, और उस समय कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। माई ने रसोई घर में कोठी में लगे वृक्षों की सूखी टहनियाँ जला रखी थीं और अपनी बहन के साथ आग सेंक रही थी। रत्तू के कहने पर जो है बैठ करके वो बाबा सोनलाल शास्त्री जी गए हैं सविता अम्बेडकर के पास। जैसे ही मैं उनके पास पहुँचा
तो वह फूट फूट कर रोने लगीं और जलती लकड़ियों की तरफ संकेत करके मुझसे कहने लगीं कि मैंने शायद डॉक्टर साहब के जीवन में उनके अनुयायियों से कुछ रूखा व्यवहार किया होगा, यह मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु आज तुम्हारे बाबा साहब की पत्नी को आग तापने के लिए कोयला भी नसीब नहीं है। कोठी के सब कमरे सील बंद किए जा चुके हैं। यानी सोनलाल शास्त्री से अपना दुखड़ा रोने के लिए बुलाया था। मेरे लिए यह केवल रसोई घर खुला छोड़ा गया है। मेरे पास कोई पैसा नहीं। क्या तुम लोगों को यह ख्याल नहीं आता कि आखिर मैं हूँ तो तुम्हारे नेता की पत्नी ही। मेरी इस दुर्दशा पर तुम्हें दया करनी चाहिए। मुझे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। आंसू पोंछ कर उसने मुझसे पूछा कि चाय पियोगे या काफ़ी। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का रोगी हूँ, मैं चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीता। तब उसने कहा कि शरबत पीजिए और अपनी बहन के कान में आहिस्ता से कुछ कहा। जैसे ही उसकी बहन शरबत लाने के लिए उठी, मुझे भय के कारण पसीना आना शुरू हो गया। मुझे संदेह होने लगा कि माई ने अपनी बहन के कान में जो फूंक मारी है उसे समझाया गया है कि मेरे लिए जो शरबत लाया जाए उसमें विष या जहर मिला दिया जाए। ऐसी उन्हें शक हुई, संदेह करने लगे। माई को पिछली सब बातों का ज्ञान हो चुका था कि मैंने उन्हें पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष बनने में बम्बई में अड़चन लगाई। मैंने कोठी को सीलबंद कराया है। मैंने राष्ट्रपति को कहकर बाबा साहब की मृत्यु की पुलिस द्वारा जांच कराने के ऑर्डर जारी कराए हैं और मैंने ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कहकर उसे राज्यसभा यानी पार्लियामेंट की मेंबरी से वंचित किया है। माई की बहन जब किचन में शरबत लेने गई तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि सर्दी में मुझे शरबत बिल्कुल नहीं भाता। माई के बार बार आग्रह करने पर भी मैंने शरबत पीना स्वीकार नहीं किया। मेरे मन में क्रोध उठ रहा था कि माई के पास नानक चंद रत्तू मुझे ख़त्म करने के लिए ही लाया है। मैं चाहता था कि फ़ौरन उठकर यहाँ से भाग निकलूं, परंतु ऐसा करने का भी साहस नहीं था। मैंने कुछ हौसला और उत्साह रखकर माई से पूछा, बताइए मुझे अपने पास बुलाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई। माई ने कहा कि मैंने अपनी बुरी हालत का नक्शा तुम्हें दिखाना था, सो तुम सब अपनी आँखों से देख सकते हो। जो कुछ मुझसे भूल चूक पहले हो गई है तुम सब लोग उसे भुला दो और मेरी इस दुर्दशा पर दया करो। यानी जो मुझसे भूल चूक पिछले समय में हुई है उसे सब भुला दीजिए और मेरी इस दुर्दशा पर दया कीजिए। मैं तुम्हारे महान नेता बाबा साहब की पत्नी हूँ। मैंने कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लोगों के दिलों में आपके प्रति जो घृणा या नफरत है उसे मैं दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरी कुछ शर्तों को मान लें और उन पर चलना मंजूर कर लें। माई ने मुझसे शर्तें पूछी। मैंने कहा कि पहली शर्त यह है, देखिए 3 शर्तें रखी माई के आगे। सोनलाल शास्त्री जी ने कहा कि आप मेरी 3 शर्तें मंजूर कर लो तो मैं भी फिर आपके प्रति कुछ जनता में उदार भाव पैदा करूंगा आपके प्रति। आप यशवंत राव से जायदाद के बारे में मुकदमेबाजी बिल्कुल बंद कर दें और एक विज्ञापन के जरिए लोगों में घोषणा कर दें कि मुझे अपनी पति की जायदाद में से 1 पैसा भी नहीं चाहिए। मेरे हिस्से की जायदाद अपने लोगों की भलाई और कल्याण के लिए दान दी जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि हम लोग बाबा साहब की पवित्र अस्थियों का जुलूस आगरा नगर में निकालने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। माई ने कहा कि जनता के दिल में मेरे लिए बैर भावना है, कोई मुझे छुरा या गोली मारकर मार देगा। मैंने कहा कि जुलूस में आगरा जाना है बाबा साहब की अस्थियां लेके, तो आपको चलना होगा। ये मेरी दूसरी शर्त है। माई ने कहा कि जनता के दिल में मेरे लिए बैर भावना है, कोई मुझे छुरा या गोली मार देगा। उनको भी जो है अपना संदेह व्यक्त करना हुआ। मैंने कहा कि जुलूस में हम आपको मध्य में बैठाएंगे, अपने बीच में बिठा लेंगे, आपके इर्द गिर्द हमारा घेरा होगा। अगर कोई व्यक्ति गोली मारना चाहेगा तो उसका निशाना पहले हम बनेंगे। तीसरी शर्त यह है कि आपने नागपुर बौद्ध दीक्षा के समय बौद्ध दीक्षा ली थी। अगर आप सच्चे हृदय से बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकी हैं तो अब बाबा साहब के परिनिर्वाण के पश्चात आप विधवा हो चुकी हैं। आपको अब एक भिक्षुणी के रूप में रहना चाहिए। अपने केस मुंडवाकर एक श्रामणेर की तरह श्रामणेर की भांति जीवन बिताइए। बुढ़िया मेरी तीसरी सुनकर आग बबूला हो गई। तीसरी शर्त सुनकर आग बबूला हो गई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी उस तरह से सिर मुंडवाकर भिक्षुणी क्यों नहीं बन जाती। मैंने कहा कि मैं उसका पति अभी जीवित हूँ और न ही मैंने अभी तक बौद्ध धर्म में
दीक्षा ली है। मैंने कहा माई जी तुम्हारा मामला बिल्कुल पृथक है। माई ने कहा कि मैं तुम्हारी तीनों शर्तें नहीं मान सकती। न मैं यशवंत राव से अपने पति की जायदाद का मामला छोड़ सकती हूँ, न मैं घोषणा पत्र द्वारा अपने हिस्से की जायदाद को जनता की भलाई के लिए दान दे सकती हूँ, और ना ही मैं भिक्षुणी बन सकती हूँ। मैंने यह बातें कहकर कोठी से बाहर आकर सांस लिया और नानक चंद रत्तू को बुरा भला कहा कि क्या हुआ मुझे माई से जहर दिलवाने के लिए फुसलाकर माई के पास ले गया था। बेचारा रत्तू हैरान हो गया। मुझे रत्तू द्वारा माई का अपने पास बुलाना केवल इसलिए था कि मैं उसकी दैनिक दशा का, जो सिर्फ एक नाटक था, देखकर पिघल जाऊंगा और उसका विरोध त्याग कर उसका हिमायती या हमदर्द बन जाऊंगा। मुझे विश्वास था कि अगर माई मेरी तीनों शर्तों पर आचरण करेगी तो वह अपने पति के अनुयायियों के हृदय में श्रद्धा और आदर भरा स्थान अवश्य बना लेगी, और ऐसा करने पर जहाँ उसे सम्मान मिलेगा वहाँ बाबा साहब के मिशन यानी धर्मांतरण को भी काफ़ी बल मिलेगा। किंतु माई को तो बाबा साहब की संपत्ति से मोह था। वह एक भिक्षुणी का जीवन कैसे बिता सकती थी। वह त्याग भरा मार्ग उसे पसंद नहीं था। वह धन बटोरकर आनंद का जीवन बिताना चाहती थी। इसीलिए उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में अपना इरादा बता दिया कि वह यशवंत राव से जायदाद को प्राप्त करने के लिए मुकदमेबाजी नहीं छोड़ सकती, वह भिक्षुणियों का स्वरूप धारण नहीं कर सकती, और न वह बाबा साहब के अस्थियों के जुलूस आगरा जाने के लिए शामिल हो सकती है। मेरी और माई की इस बारे में यह अंतिम मुलाकात थी। यद्यपि उसके बाद भी एक दो बार मुलाकात हुई, किंतु वह नकारात्मक ही थी। दोस्तों इस प्रसंग में यहीं तक दिया हुआ है, बाकी मुकदमा चले हैं, और बाद में मैंने अन्य सूत्रों से मालूम किया था कि उसमें जो है फिर उसको हक मिलता है, यशवंत राव को भी और माई को भी उनका हक मिलता है। दोस्तों इस तरह से जो है, और उनका जो है कोई मामला नहीं बनता उनके खिलाफ, कोर्ट से जो है वहाँ से भी उनको कोई सज़ा नहीं होती है। तो दोस्तों ये था सोहनलाल शास्त्री जी विद्या वाचस्पति के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बाबा साहब का जीवन बड़ा दुख में रहा, बड़ा संघर्ष में रहा, और अंत में जो है उनकी पत्नी सविता अंबेडकर ने उनके पुत्र के साथ भी क्या किया, तमाम जो उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए तमाम षड्यंत्र किए। दोस्तों कुछ भी हो सकता है। ये जो है सोहनलाल शास्त्री जी विद्या वाचस्पति जी ने अपनी पुस्तक में अपने अनुभव लिखे गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ये भी कहते हैं कि अगर वो ब्राह्मणी थी तो उनको शादी करने में परहेज होता, उस समय छुआछूत थी, लेकिन उनका जो है बड़ा प्रेम था और इसीलिए उन्हें बाबा साहब से विवाह किया, और उसके बाद जो उनकी देखभाल भी करती रहीं, और इसके बाद भी जब उनका निधन हो जाता है तब भी वो पूरे जीवन जो है अकेली रहीं, बाबा साहब की स्मृति में रहीं, और जो है उनकी संपत्ति को उन्होंने भोगा भी, और उसके बाद जो है वहीं से उन्होंने अपना जो है अंतिम सांस ली। तो दोस्तों इस तरह से ये बाबा साहब के बारे में ये जानकारी मिलती है। दोस्तों ये प्रामाणिक जानकारी थी। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों एक मत नहीं हो सकते सभी लोग जो है किसी भी बात पर दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब की मृत्यु का उनका सब परीक्षण नहीं हुआ था जिससे कि कोई निष्कर्ष निकलता, और बाबा साहब डायबिटीज़ के पेशेंट तो थे ही, और उनकी उम्र भी काफ़ी हो रही थी। तो ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, न माना जा सकता कि उनकी मृत्यु में जो है डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी का कोई ज़्यादा रोल था। ऐसा कुछ नहीं कहा सकता, प्रमाण सहित नहीं कहा जा सकता, बस आंकलन ही लगाए जा सकते हैं दोस्तों। और ये प्रसंग जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आपके लिए ऐसे ही प्रसंग लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।